हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने नर्वस सिस्टम के बारे में, और उसमें हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, राइट। अभी तक हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल की है उसमें से मींस आप लोग अगर उसकी प्रैक्टिस स्टोरीज़ बना के, गाने बना के, चुटकुले बना के, रिवीजन करके, डिस्कस करके अगर आप नहीं रखोगे तो बहुत जल्दी नर्वस सिस्टम की चीज़ें नर्वस सिस्टम में से निकल जाती हैं, राइट। क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीन्स ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। इस वजह से आज की क्लास में भी हम लोग कुछ तो थोड़ा सा मीन्स डीप डाउन, थोड़ा सा टेक्निकल हम लोग डिस्कस करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, राइट। दूसरा जो है वो हम लोग बहुत सी चीज़ें मतलब मीन्स कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम से और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, हमारे देखने का और नर्वस सिस्टम का आपस का रिलेशन, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आएंगी इसमें बीच में, तो हम लोग वो भी साथ में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट वाली क्लास छोड़ी थी, आप लोगों को याद होगा, उसमें हम लोग जो है वो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी सेरिबेलम, इज़न्ट इट? याद है? सेरिबेलम हम लोग बात कर रहे थे। सेरिबेलम का जो स्ट्रक्चर मीन्स जिस तरीके का है, तो उसका अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का हमको और आपको जो है वो मिलता है अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोपिक उस पर देखते हैं। इसके डिफरेंट अपने पार्ट्स हैं, मीन्स ये जितना हिस्सा है ये एक ऐसा, ये और ये, दिस इज़ वन हेमिस्फेयर, दिस इज़ वन हेमिस्फेयर, राइट, है ना। यानी कि ये सा वाला हिस्सा और इधर ऐसा ही, ये इसका एक दूसरा हिस्सा होगा, ये दूसरा हेमिस्फेयर होगा, राइट। तो ये हमारा जो है वो राइट हेमिस्फेयर एंड दिस वन इज आवर लेफ्ट हेमिस्फेयर। बात क्लियर है बिल्कुल, राइट। हम लोग एक एक ईंट जो है वो रखते चलेंगे, जैसा कि एनाटॉमी में शुरू से हम लोग पहली क्लास से हम लोग रखते चल रहे हैं। तो हम लोगों को जो है वो चीज़ जितनी कॉम्प्लेक्स है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमको उसमें मीन्स नज़र नहीं आ रही, और हम लोग इंटरेस्टिंग वे में अपनी एनाटॉमी की क्लास को आगे बढ़ाने में हम लोग अभी तक कारगर हो पाए हैं, राइट। ये इतना हिस्सा, ये रेड वन और ये लाइन, ये रेड वन, अगर हम इसको लाइन यहाँ पे लाल वाली खींच देते तो ये जो है वो वर्मिस कहलाती है, राइट। सेरिबेलम का ये हिस्सा है जो हमारे पोस्चर से रिलेटेड है, मीन्स आप किस पोस्चर में इस वक्त हो, आपकी बॉडी जो है वो किस आसन में है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी चेयर पे बैठे हो तो ये आपके वर्मिस को मालूम है, और वर्मिस जो है वो इस बात को कंट्रोल कर रहा है कि आप ऐसे ही बैठे रहो, इसमें से मीन्स धड़ाम से गिर ना पड़ो कहीं। गेटिंग माई पॉइंट ना, राइट। तो ये जो है वो हमारा काम वर्मिस कर रहा है। अच्छा, वर्मिस का साथ में ये किसी और से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, वर्मिस लोकोमोशन में, लोकोमोशन समझते हैं, मीन्स मूवमेंट, मोटर मूवमेंट्स आपके जितने भी होते हैं, ये जैसे मैं चल रहा हूं इस वक्त, है ना, तो ये सारे जो हैं वो हमारे लोकोमोशंस होते हैं, राइट। तो हमारा पोस्चर और हमारा लोकोमोशन, ये सेरिबेलम का कौन सा हिस्सा संभाले हुए? वर्मिस ये संभाले हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए समझना, राइट। लोकोमोशन में आपकी सिंपल वॉकिंग से लेकर के मोस्ट कॉम्प्लेक्स जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की स्किल्स तक आती हैं सारी। इसके अलावा आप मीन्स क्या कहते हैं, मीन्स आपने कोई डाइव लगाई है या आप अनएक्सपेक्टेडली किसी तरफ से गिर गए हैं, राइट। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है वो ये वर्मिस का काम है। ये वर्मिस, सेरिबेलम का वर्मिस हिस्सा जो है ये सारा आपका बॉडी का मूवमेंट करेगा कंट्रोल, और उसको वहाँ अवेयरनेस होगी कि क्या हो रहा है और क्या आगे चाहिए है, और साथ में बॉडी की पोस्चर मतलब बॉडी की पोजीशन इस वक्त क्या है, बॉडी की पोजीशन इस वक्त क्या है, ये जो है वो वर्मिस का काम है, राइट। ये जो इलाका है जो अलग कर रहा है, राइट, इस ब्लू या येलो वाले को आप कहो ग्रीन वाले से, जो अलग कर रहा है, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज प्राइमरी फिशर, है ना। इसके एनाटॉमिकल कुछ पार्ट्स हैं।
हॉरिजॉन्टल फिशर, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। एनाटॉमी में कोई भी चीज़ बिल्कुल आइडियल नहीं होती, लाइक ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, आपसे कहा जाता है कि मेक अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ पर भी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मीन्स एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा जियोमेट्री में होगा। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल फिशर है। हमारे पास एक पोस्टेरोलेटरल फिशर है, राइट। जब हमने पोस्टेरोलेटरल बात करी तो इसका क्या मतलब हुआ? पीछे और साइड में, राइट, वेरी गुड, दैट्स इट, है ना। ये एंटीरियर लोब है इसका, एंटीरियर बोला तो आगे की तरफ का, हाँ दैट्स इट। ये पोस्टीरियर लोब है, इसको कोई पढ़ेगा? नहीं, मैं मतलब नहीं पूछ रहा इसका, मैं पढ़ने को बोल रहा हूं बस इसको। यही बेसब्रापन तेरी बैटिंग में। फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, राइट। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे सब आगे चल के, हम जो है वो एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे, राइट। ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब जो है वो आपका मीन्स कान, आँख, इसको कंट्रोल करने वाली चीज़ है, राइट। एंटीरियर लोब कुछ चीज़ें कंट्रोल करेगा, कुछ चीज़ें जो है वो पोस्टीरियर लोब आपका कंट्रोल करेगा, वो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं वर्मिस की। वर्मिस था ना वहाँ पे, क्या कंट्रोल कर रहा था वो हमारा लोकोमोशन कंट्रोल कर रहा था, और वो हमारा पोस्चर कंट्रोल कर रहा था, दैट्स इट, है ना। अभी ये हमारा वर्मिस है, ये रेड में जो है दिस पोर्शन, ये कौन सा हेमिस्फीयर है? राइट, ओके, लेफ्ट है ये राइट है, राइट। ये कौन सा फिशर है? ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, राइट, वेरी गुड, राइट। ये इसका पोस्टीरियर फिशर है, पोस्टीरियर व्यू इसका वर्मिस का, राइट। ये राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अभी जो है वो वर्मिस का सबसे पहला काम क्या है कि वो इट सेपरेट्स सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स, ठीक है नहीं, जैसे एक गांठ बांध दी है, एक रस्सी बीच में बांध दी है किसी चीज़ में, उस तरीके का ये हमारा वर्मिस काम करता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद आवर पोस्चर एंड लोकोमोशन, ओके फाइन। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एरिया इज प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन हमें समझ में आता है? प्रोप्रियोसेप्शन, ओके, और थोड़ी सी ट्राई करिए, हम लोग बात कर चुके हैं प्रोप्रियोसेप्शन पे। प्रोप्रियोसेप्शन, कुछ गोल्जी टेंडन्स, कुछ बैलेंस वाला, ओके, और प्रोप्रियोसेप्टर्स, हाँ कुछ ऐसा बात, कुछ बैलेंस वाली बातें, और हाँ 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 हाँ, शाबाश शाबाश। खामोश क्यों है यार? आप लोग खामोश रहोगे तो मैं ठंडा पड़ जाऊंगा भाई, ठंड बहुत है, ओके, यानी प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट्स। आप जब मूवमेंट करते हो तो आपकी बॉडी सर्टेन मूवमेंट्स क्रिएट करती है जब मूव करते हो बॉडी को, राइट। उनकी पोजीशनिंग इस वक्त क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त चल रहा हूं तो ये वर्मिस को पता है कि मेरा पैर पीछे वाला कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, कितनी पावर से ये हिट करेगा पीछे, जितना भी हिट करेगा। आगे जा रहा है तो इसको मालूम है कि ये आगे की तरफ जा रहा है। कौन कौन से ऑर्गन्स मीन्स कौन कौन से लिम्ब्स हैं जो इनको आगे लोकोमोटर में मदद कर रहे हैं, आगे डिस्टेंस ट्रैवल करने में इनको मदद कर रहे हैं, राइट। वर्मिस को ये भी पता है कि मैं ये हाथ मीन्स इस वक्त इन्वायरमेंट में हिला रहा हूं तो किस तरीके से हिला रहा हूं, राइट। इसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वाई? वर्मिस को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा हाथ अब यहाँ उठ गया है और ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, वाई, या ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हाँ, इंजरी से प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर वर्मिस को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो मिसफायरिंग में मिल जाए,
उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि पीछे से कोई चीज़ इधर टकराने वाली है इसके हाथ से, तो ये हाथ को जो है वो ऊपर नीचे करेगी वर्मिस, राइट। इसलिए उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या करें? यार लैपटॉप ले आओ पहलवान। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी हम लोगों के जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि एक टाइम में वो एक काम करता है। एक टाइम में एक काम का कोई ड्यूरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मीन्स 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो एक ही काम करेगा बस, राइट। वो काम जो है वो सेकंड टू सेकंड चेंज हो सकता है, लेकिन वो जितने में भी करेगा वो एक ही काम करेगा एक बार में, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आजकल जो है वो मीन्स ये रिक्वायरमेंट है लाइफ की कि वी शुड बी मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर समझते हैं? हाँ, मतलब एक से ज़्यादा काम एक साथ। अच्छा, ये जो मल्टीटास्किंग रिक्वायरमेंट आज के समाज की हो गई है, राइट, या हमने बना ली है, इसको हम गलत समझ बैठे हैं। असल में लाइफ में जितनी भी चीज़ें मीन्स जनरल यूज़ की होती हैं, आम तौर से जनरल यूज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको चूंकि सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो एक तो उसके बारे में मीन्स सोसाइटी में किसी सिलेबस में उनकी जो है वो मीन्स मेंशनिंग मौजूद नहीं होती, कहीं उसको कहीं किसी सिलेबस में लिखा नहीं जाता, उसके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, उसके बारे में कहीं सिखाया नहीं जाता, है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत मोटी सी मिसाल है, बहुत जनरल सी मिसाल है, जैसे सांस लेना। तो सांस लेना चूंकि सभी सांस ले रहे हैं, तो इसके बारे में जो है वो आम तौर से किसी भी सिलेबस में, किसी भी स्कूल के लेवल पर, किसी भी कॉलेज के लेवल पर, किसी भी यूनिवर्सिटी के लेवल पर आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि हाउ टू टेक प्रॉपर ब्रीदिंग, किस तरीके से हमें प्रॉपर सांस लेनी है, ठीक है नहीं, राइट। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो हमको किस वक्त मीन्स क्या खाना, कितना खाना, हमारी बॉडी को कितना चाहिए, राइट। अच्छा, किस तरीके से खाना, राइट। इसी तरीके से जो है वो मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आज के उसमें नो डाउट मीन्स हमारी और आपकी सबकी ज़रूरत हो गई है, लेकिन जब हम मल्टीटास्किंग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक साथ फॉर एग्जांपल 4 कामों को करना। अच्छा, एक साथ 4 काम फिजियोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते हम। अच्छा, ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते मतलब हम सोचते समझते तो नहीं कर सकते, साफ सी बात। अच्छा, अब यहाँ से हमको पिन उठा करके यहाँ रखनी है, यहाँ से पिन उठा करके, एक हमको पेपर पेन है, पेपर पेन उठा करके यहाँ रखनी है और इस पेपर को हमको यहाँ रखना है। अब ये 2 काम हम एक साथ करें। अच्छा, ये हमने 2 काम एक साथ कर दिए किसी तरीके से, राइट। क्या हम ये बार बार कर देंगे इतनी एफिशिएंसी से? कभी नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। अभी इसमें हमें तीसरा काम भी मिलाना है और चौथा काम भी मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें पानी भी साथ में पीना है, पेपर रखने के फ़ौरन बाद हमको पानी भी पीना है। ओके फाइन, मीन्स अगर आप ये 4-5 काम एक साथ करोगे या 3-4 काम भी एक साथ करोगे, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपका दिमाग जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया और आप जो है वो सिर्फ अपने क्या कर रहे हो कि आप अपने बालों को नोच रहे हो, काम नहीं हो रहा कुछ। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकली इट्स इम्पॉसिबल टू कैरी आउट मोर देन 1 टास्क एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग का ये बात बहुत अच्छे से आप लोग सब लोग समझ लीजिए, मैं भी समझ लूँ इस बात को, मैं अपने लिए रिवीजन कर रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार में 4 काम, एक बार में एक से ज़्यादा कई काम, नो, नॉट एट ऑल। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बार में एक काम, भले ही 1 सेकंड में एक और दूसरे सेकंड में दूसरा और 4 सेकंड में 4 काम, दैट इज फाइन। This is physiologically possible because our means whatever we do with the help of our nervous system. Without a nervous system we cannot do anything, isn't it? अच्छा, नर्वस सिस्टम हमारा केपेबल है नहीं कि वो एक से ज़्यादा कोई काम आपको करके देगा। सर, जैसे वो 3 इडियट्स में
लिखा है, अगर वो जो प्रोफेसर थे दोनों हाथ से लिखते थे। ठीक है, आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें कर सकते हो। मैंने बोला ना आपको, आप पेपर और पेन ऐसे उठा के रख सकते हो। आप उसको प्रैक्टिस में ले आओ, बहुत प्रैक्टिस में ले आओ, तो आपका वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो स्किल चली जाएगी। उन प्रोफेसर के वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चली गई। मेरे भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैं 2 हाथ से लिख सकता हूं, लेकिन व्हाट डज इट मीन? क्या मैं ये लिखने के अलावा भी और 2 काम कुछ और भी कर सकता हूं साथ में? नहीं, वो नहीं हो सकते मुझसे। करके देखिएगा, करके देखिएगा, और 15-20 मिनट के बाद हम लोगों को बुलाइएगा चाय पे, हम देखेंगे आपको, आप बाल नोच रहे होंगे अपने, है नहीं? ठीक है नहीं? राइट। तो हमारे लिए मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल। मल्टीटास्किंग को गलत मत समझिए। मल्टीटास्किंग इज ए वेरी गुड थिंग। मल्टीटास्किंग इज ए, वी शुड बी मल्टीटास्कर, लेकिन वन एट अ टाइम। और वो मीन्स जैसे हर चीज़ की अपनी एक उम्र होती है, हर चीज़ की उम्र होती है नहीं? सूरज की अपनी एक उम्र है, कई मिलियन सालों से चल रहा है। क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि आगे जा करके कुछ मिलियन साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, मीन्स ये मर जाएगा। राइट। पेड़ों की अपनी कुछ लाइफ होती है, पेड़ों में भी अलग अलग पेड़ होते हैं, धनिये की लाइफ अलग है, और पीपल के पेड़ की लाइफ और बरगद के पेड़ की लाइफ 800-800 साल, 1000-1000 साल की है, इज़न्ट इट? राइट। हर चीज़ की लाइफ होती है। इसी तरीके से आप जितने भी काम करते हो उनकी भी एक लाइफ होती है। राइट। ये क्लास की एक लाइफ है 55 मिनट, 50 मिनट। राइट। इसी तरीके से आप जो भी काम करोगे उसकी भी लाइफ होगी। से फॉर एग्जाम्पल कोई काम आप कर रहे हो तो उसकी लाइफ फॉर एग्जाम्पल 3-4 सेकेंड है, तो आप वो 3-4 सेकेंड में वही एक काम करो। अगले 3-4 सेकंड में फिर कोई दूसरा काम करना, या 10 सेकंड में दूसरा काम करना, या 1 सेकंड में एक काम खत्म हो जाए तो उसको एक काम। तो ऐसे करके आप जब दिन भर में आप काम करोगे, देन यू वुड फाइंड योरसेल्फ इन ए मल्टीटास्कर जोन। तब आपको लगेगा कि आपने एक दिन में कई सारे काम कर लिए और आप मल्टीटास्कर हो, और विदाउट अनड्यू स्ट्रेस, विदाउट अनड्यू एंजाइटी। अच्छा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फिर आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपके काम बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली सारे काम आपके हुए होंगे। राइट? हुआ भैया? ओके फाइन, मैं आप लोगों के पास इसको ले आता हूँ तो हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो प्रोप्रियोसेप्शन की बात हमें आपको समझ में आ गई है। हमारी रिलेटिव बॉडी पोजीशनिंग, हमारी बॉडी पोजीशनिंग इस वक्त, इस समय पे जो है वो किस तरीके की है। राइट। ये वर्मिस का काम है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैं सिर्फ एक ये इंस्ट्रूमेंट लिए हुए था, एक ये टूल लिए हुए था, अभी एक ये टूल आ गया। इन दोनों टूल्स के वेट में फ़र्क है, डायमेंशन में फ़र्क है। राइट। जैसे मैं इसको घुमा रहा था, क्या मैं इसको भी ऐसे ही घुमाने की हिम्मत करूंगा? नहीं, वर्मिस मुझको मना करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, है नहीं? राइट। नहीं तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी जो इसके साथ नहीं होगी प्रॉब्लम, इजंट इट? ओके फाइन। प्रोप्रियोसेप्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आई डोंट नो आप लोगों को वहां तक दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। जैसे ये हमारे जॉइंट रिसेप्टर्स हैं, पीछे से दिखाई दे रहा है, अगर पीछे दिखाई देगा तो आगे भी दिखाई दे जाएगा। गोल्जी टेंडन्स हैं, हम लोगों ने बात करी थी ना गोल्जी टेंडन्स की, मसल स्पाइंडल्स की, है नहीं? ये हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के को इन्वायरमेंट में बताते हैं कि इन्वायरमेंट में इस वक्त आपकी बॉडी पोजीशन क्या है, आपका हेड कितना टिल्ट हो गया, राइट? आपकी पूरी बॉडी कितनी झुक गई, किधर की तरफ झुक गई। ये बॉडी अनकॉन्शियसली भी झुकती है और कॉन्शियसली भी झुकती है, राइट? तो ये सारी बातें, ये जो जितना भी कुछ है, ये वर्मिस, अब ये जितने भी प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, गोल्जी टेंडन्स हैं, मसल स्पाइंडल्स हैं, ये जॉइंट रिसेप्टर्स हैं, ये जितने भी प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, ये सारे वर्मिस को मैसेज भेजते हैं सेरिबेलम के अंदर। और ये जो है सेरिबेलम अपने वर्मिस के द्वारा जो है वो आपकी लोकोमोशन को, आपके मूवमेंट्स को वो कंट्रोल करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल ओके फाइन।
राइट। मसल स्पाइंडल्स की मीन्स डेफिनेशन वगैरह की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, जिसको आप लोगों को ज़रूरत हो उसमें आप लोग नेट पे इसको देख लीजिएगा, हम लोग इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये आपके आगे आने वाला जो सिलेबस होगा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, है ना, उसमें आपको जो है वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। वर्मिस ऑल्सो असिस्ट इन करेक्टिंग मूवमेंट्स सो दैट द बॉडी मूव्स नॉर्मली अकॉर्डिंग टू टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग। राइट। अगर आपका कोई मूवमेंट खराब हो गया है तो अगला जो मूवमेंट हो वो सही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल चलते चलते हम कहते हैं ना पैर में मोच आ गई, ओके, जैसे ही आपके पैर में मोच आती है तो आप क्या दूसरे पैर में भी मोच आ जाती है फौरन? नहीं, दूसरे पैर में, क्योंकि फौरन वर्मिस जो है वो फायरिंग करता है कि नहीं अगला जो स्टेप होगा वो बिल्कुल मतलब बहुत संभाल के। राइट। अच्छा, वर्मिस इस बात को भी जो है वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा, अगर हमको लोड लेना अगला मीन्स इस पे अगर हमने एक बार लोड ले लिया और ये मोच आ गई इस पे, राइट, तो अभी वर्मिस जो है वो कैलकुलेट करेगा कि डैमेज कितना हुआ है। अगर नॉर्मल सा डैमेज है, अगर नॉर्मल सा डैमेज है मीन्स ठीक है, ये मीन्स अपना प्रेशर जो इसकी बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल के ज़रिए से लग रहा है, अगर ये मीन्स इसके लिए ठीक ठाक है, क्योंकि वर्मिस तो मीन्स बचपने से इसके साथ लगा हुआ है ना, तो वर्मिस कैलकुलेट कर रहा है हर आवरली बेसिस पे हमारे बॉडी वेट और ग्रेविटेशनल पुल को भी वो कैलकुलेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है। राइट। वो देखेगा कि अगर इसका बॉडी वेट, इसकी ग्रेविटेशनल पुल मीन्स इतनी चोट नहीं लगी है कि इसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो अगला स्टेप आपको थोड़ा सा हल्के उसके साथ झटके के साथ आपको अगला वो दे देगा। लेकिन अगर उसको ये लगा कि इसके लिए इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि इसका वेट, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी पावर, जिस पावर से ये चल रहा है, चलते चलते मोच आ जाए और भागते पे मोच आ जाए, दोनों की इंटेंसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वर्मिस ये भी कैलकुलेट करेगा कि अगर उसको लगा कि ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा तो वो पूरी बॉडी को अगले स्टेप पे ले नहीं जाएगा, वो धड़ाम से वहीं गिरा देगा। कई बार ऐसा होता है मोच आती है और हम उस पर गिर जाते हैं पूरी बॉडी। राइट। अच्छा, तो ये क्या है? ये वर्मिस का काम है। ये वर्मिस सारे कैलकुलेशंस करेगा, टाइमिंग, सीक्वेंस, मूवमेंट्स की। राइट। हमको कहा जाता है ना कि ऑल्टरनेट मीन्स हमको ये पैर उठाना है फॉर एग्जाम्पल और ये हाथ कंट्रालेटरल। राइट। ये क्या है? इप्सिलेटरल। दिस इज इप्सिलेटरल। राइट। ये भी मुझे वर्मिस कहेगा, राइट, और ये भी मुझको वर्मिस कहेगा। अब ये चाहे मैं दोनों हाथ ऊपर उठाऊं, राइट, ये सारा काम जितनी भी सीक्वेंसिंग है मूवमेंट्स की, ये सब वर्मिस करेगा। आपको कोई भी अपनी स्किल सही करनी हो, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की कोई भी स्किल सही करनी है आपको, राइट, आप अकेले में बैठो, एक बार उसका पैटर्न सीख लो। फॉर एग्जांपल हमको जो है वो क्रिकेट में स्टेप आउट कैसे करना चाहिए, तो आप एक सीक्वेंस सीख लो, राइट। हमको कैसे करना चाहिए? हमको जो है वो ऐसा ऐसा बॉल की तरफ ये पैर सामने वाला और पीछे वाला पैर ऐसे, राइट। एक सीक्वेंस सीख लो आप। उसके बाद आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान तो समझते ना हम लोग, है नहीं? ओ ध्यान में बैठ जाओ और आप अपने वर्मिस को बोलो, सिंपल सिंपल वर्मिस को बोलो कि ये सीक्वेंसिंग सीखो, राइट। आप जितनी जल्दी अपने वर्मिस से कनेक्शन बना लेंगे सोचते समझते, आपका वर्मिस उतनी जल्दी इसकी फायरिंग शुरू कर देगा। अच्छा, जितनी जल्दी वो इसकी फायरिंग शुरू कर देगा उतनी जल्दी हमें ये मूवमेंट्स आ जाएंगे, इजंट इट, राइट। तो ये वर्मिस का काम है कि बॉडी के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना और साथ में टाइमिंग बना के रखना और साथ में उनकी सीक्वेंसिंग भी मेंटेन करके रखना। कौन सी बॉल पे कितनी ज़्यादा ताकत लगाना है? जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो ज़्यादा ताकत से मार दिए तो ऊपर चली जाएगी, कम मारा तो पीछे रह जाएगी। जी, ये वर्मिस का काम है, वो टाइमिंग का काम है ना, उसका टाइमिंग का काम है, वो भी वर्मिस का ही काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्मिस आपका सेरिबेलम में वर्मिस आपका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है,
छोटा सा, राइट। वर्मिस जो है वो आपकी मसल टोन और लेवल ऑफ फोर्स, अभी मैंने बात करी ना, लेवल ऑफ फोर्स, कितने जोर से मैं पैर मार रहा हूं या कितनी तेज बॉडी ये धड़ाम से नीचे गिरेगी, ये सारा कैलकुलेशन जो है वो वर्मिस कर रहा है। वर्मिस जो है वो इस बात को भी कर रहा है कि आपका मसल टोन कैसा है। मसल टोन कहते हैं, कैसे कहूं मैं आपसे इससे, मसल टोन कहते हैं कि मीन्स हम लोगों ने बात करी थी एक्शन पोटेंशियल की, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, है नहीं, करी थी नहीं? अरे एक लफ्ज बोलो यार, एक कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। एक्शन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, 70 मिलीवोल्ट, मुझे याद आ रहा है करी थी, हाँ, दैट्स इट, ओके। हमारी मसल -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है उसका, राइट। उसका एक्शन पोटेंशियल कितना है? 70 मिलीवोल्ट है, राइट। यानी कि जब हमारी मसल रेस्ट में होती है टोटल, या हमारी नर्व इंपल्स बिल्कुल रेस्ट में होती है, तो उस वक्त वो -70 मिलीवोल्ट करंट तब भी चल रहा होता है उसके अंदर, इजंट इट, राइट। जब इसको पूरा काम करना है, मीन्स इसको ये हाथ हिलाना है ऐसे करके, तो वो पॉजिटिव 70 मिलीवोल्ट करंट इसके अंदर जागेगा, तब ये एक्शन करेगी, राइट। करंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि करंट मिसिंग हो जाए ऑल टुगेदर, करंट नहीं मिस होगा, राइट। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप कोमा में हो, आप बेहोश हो गए हैं, करंट नहीं मिस होगा। करंट मिस सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जिसको हम कहते हैं कि जब बॉडी की मौत हो गई है, जब बॉडी मर गई है, सिर्फ तब इसका करंट, वो भी करंट के टाइम्स हैं। आईज का करंट 5 से 7 घंटे बाद जाएगा, राइट। लीवर का करंट कुछ अलग जाएगा। इस करंट के बीच में इन ऑर्गन्स को निकाल के दूसरे में फिट कर दो, या इनको प्रिजर्व कर लो, दूसरे में लगा दो कभी, तो फिर चालू हो जाएंगे ये ऑर्गन्स। वो हमें, आपको मालूम है, अब तो साइंस करती है, ये काम कर रही है इस वक्त सारे, राइट। तो ये करंट्स जितने भी हैं, क्या बात कर रहे थे अभी हम लोग? मसल टोन। ये हमारी जो मसल है, ये इसके अंदर कंटिन्यूअस करंट रहता है। ये जो कंटिन्यूअस करंट की प्रेजेंस है मसल के अंदर, इसको मसल टोन बोलते हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से, ये आपका बाद में नहीं आएगा, आएगा तो मस्कुलर सिस्टम में कहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in muscle, in our muscles is throughout the time is called muscle tone. और मसल टोनिसिटी, मसल टोन भी कहते हैं इसको, और मसल टोनिसिटी भी बोलते हैं इसको। यानी कि हमारी मसल्स के अंदर, हमारी मसल्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, राइट। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी, अभी असल में कंट्रोलर ऑफिस से फ़ोन थे, वो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इस सेशन से, अभी जो सेमेस्टर शुरू होगा, इस सेमेस्टर से जो है वो BA ऑनर्स इन योग एजुकेशन एक नया कोर्स शुरू कर रहा है आफ्टर 12th, 4 years कोर्स है, BA ऑनर्स इन योग एजुकेशन। आपका डिपार्टमेंट इसको शुरू कर रहा है, तो कभी कंट्रोलर साहब का फ़ोन था, वो कह रहे हैं कि हम लोग इसको इस बार से शुरू कर लेंगे। ओके फाइन, आफ्टर 12th है, राइट। एडमिशन गाइड में वो सारी उसकी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। आपका, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों का कोई भी हो XYZ है नहीं जानकार, तो आप लोग उनको बता दिए। सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में है वो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे कोर्सेज जो है ऑल टुगेदर वो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में कर रही है, राइट। सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में है, पर सेमेस्टर 25,000 रुपये उसकी फ़ीस है,
पर सेमेस्टर 25,000 रुपये फ़ीस है। पहले सेमेस्टर में जब एडमिशन लेगा तो डेवलपमेंटल चार्ज, ट्रैक सूट मीन्स ड्रेस प्लस कैंप, राइट, इसके कुछ 15-17 हज़ार रुपये और होंगे 25,000 के साथ पहले सेमेस्टर में जब एडमिशन लेगा फ्रेश, वो वन टाइम है। उसके बाद पर सेमेस्टर 25,000 रुपये। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है, अगर आप लोगों का कोई भी हो आप उनसे शेयर कर लीजिएगा इसको, ठीक है नहीं। चले, वैसे एडमिशन टू गाइड में वो चीज़ें आ जाएंगी। ओके फाइन, तो क्या हुआ भैया? हाँ हाँ हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ इसको, इसका अच्छा तो यहाँ से बढ़ जाएगा यार, छोड़ो 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 छोड़ो, और आगे बढ़ाओ और आगे। हो गया यार, इसके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। ओके राइट, तो मसिल टोन और फिर लेवल ऑफ फोर्स। लेवल ऑफ फोर्स तो वी ऑल अंडरस्टैंड, राइट, कि लेवल ऑफ फोर्स क्या होता है, राइट। हमारी बॉडी पार्ट जो है वो मींस जो वर्मिस है, स्पेशली इस बात को ख्याल रखिए। देखिए ये चीज़ें आप थोड़ा सा मींस दिमाग में चलाते रहा करिए कि एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, है नहीं। जैसे अभी मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, जैसे बॉडी पार्ट्स दैट द वर्मिस इज इन्वॉल्व। वर्मिस हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स को खास करके इन्वॉल्व करती है? तो मैं कह रहा हूँ कि वो नेक को करती है, अभी नीचे रह गया है, राइट। अभी मैं इसकी और वो आपको दिखाऊं तो एक तो ये नेक के रीजन को करती है, ये पूरी लाइन जो है, राइट। दूसरा ये जो है वो हिप रीजन को करती है। मींस सबको औरों को करेगी लेकिन 80% इसको करेगी। आपका ये पोर्शन कंट्रोल करेगी और आपका ये पोर्शन कंट्रोल करेगी। अच्छा, अब आप गौर करो थोड़ा सा, इतना बॉडी पोर्शन उसने कंट्रोल कर लिया और इतना बॉडी पोर्शन उसने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब मोर देन 80% उसने बॉडी कंट्रोल कर ली, इजंट इट? मीन्स अभी वर्मिस इस पे नहीं ध्यान दे रहा कि यहाँ क्या हो रहा है, नीचे क्या होगा। मीन्स एक बार हिप्स कंट्रोल में आ जाए, राइट, और एक बार ये शोल्डर कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, यानी कि वर्मिस के जीपीएस यहां लगे हुए हैं, इजंट इट? वर्मिस के जीपीएस यहां लगे हुए हैं। अगर मींस यहां से उसको इंफॉर्मेशन सही मिल जाए तो वो बॉडी के जितनी भी रिलेटिव पोजीशनिंग है एनवायरनमेंट में, वो सारी की सारी जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेगा फिर वो अपने आप। अच्छा, यहाँ पे इसके जो जीपीएस हैं वो इसको बहुत इत्मीनान के सारे सेंसर्स उसको इन्फॉर्मेशन वर्मिस को पहुंचा रहे हैं। तो वर्मिस जो है वो आपका नेक और आपका शोल्डर इनको कंट्रोल करेगा मेनली, और आपका जो है वो हिप रीजन को आपका वो कंट्रोल करेगा। इतना उसका काम है। अगर इसको कंट्रोल में रखता है वो, तो बॉडी की सारी लोकोमोशन और सारा पोस्चर उसके कंट्रोल में है। अगर यहाँ से उसके सेंसर्स ख़राब हुए तो फिर उसके सेंसर्स फिर उसको जो है वो काम करना मुश्किल हो जाता है, राइट। अभी लोब्स आ गए हमारे, तो ये अलग अलग हैं, मैं इस पर बहुत मीन्स वो नहीं है क्योंकि हम लोग के बहुत काम का नहीं, लेकिन ये स्लाइड आप तक पहुँच जाएंगी। पोस्टीरियर लोब जो है वो हमारे फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन मीन्स जो हमारी मीन्स जिसको हम कहते हैं ना रिदमिक मूवमेंट्स, राइट, उनको जो है वो हमारा पोस्टीरियर लोब करता है। हमारा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पर थोड़ा सा बात करेंगे अभी, राइट। हमारी ये विजुअल ट्रैकिंग मतलब मीन्स देख रहा है और देख करके फिर वो हाँ मतलब समझ भी रहा है कि ये क्या चीज़ है, कितनी नोकीली है, कितने डायमेंशन की है, कितने स्पीड से आ रही है या जा रही है, किस डायरेक्शन में है, मेरी बॉडी के रिलेशन में कितने एंगल पे है। ये सारी चीज़ें उसको चाहिए ना, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसके अलावा भी और भी चीज़ें चाहिए। क्या? इसके साथ उसको ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए है कि बीच में इसको रोकने वाली कोई चीज़ है या नहीं है। भाई उसी लिहाज से तो अपनी बॉडी पोजीशनिंग बनाएगी। वर्मिस को ये मैसेज भेजेगा कि इसको ऐसे कंट्रोल करो, तो वो ऐसे कंट्रोल करेगा देन, राइट। तो ये सारा काम जो है वो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब का काम है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे इस पर, राइट।
ओके, ये अलग अलग इसके काम हैं, ये सारे हम लोग इस पे आ जाएंगे अभी, राइट। ये देखिए एक्सियल मसल्स, समझ रहे हैं एक्सियल मसल्स क्या? एक्सियल स्केलेटन के ऊपर जितनी भी मसल्स चिपकी हुई हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है, राइट। ये हमारे बैलेंस को, इक्विलिब्रियम को, मसल टोन को ये मेंटेन करने में जो है वो हमारा फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब जो है वो मदद कर रहा है हमारा। ओके, अभी आप देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर, यानी ओक्यूलो मोटर कंट्रोल, एक्यूलर मोटर स्किल भी इसको हम लोग कहते हैं, राइट। हमारी ये जो स्किल है मीन्स देखने की स्किल, मैंने आपसे कहा ना कि इंसान का बच्चा 0 लेवल पर पैदा होता है, जानवर का बच्चा मोस्ट एडवांस लेवल पर पैदा होता है, मीन्स उसको ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी चाहिए, राइट। एक मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला है, उसके अंदर सारा पोटेंशियल है कि एक अच्छी मुर्गी या एक अच्छा मुर्गा वो बन जाएगा, सारा पोटेंशियल है, और वो उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करेगा इत्मीनान के साथ, बिना किसी की ट्रेनिंग के। उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, राइट। फिनाइल नहीं पिएगा, इज़न्ट इट? यानी मुर्गी जो है वो आई डोंट नो आप लोगों ने अंडे सेंकते देखा है मुर्गियों को कि नहीं देखा? देखा है कुछ लोगों ने, है ना, राइट। मुर्गी जो है वो कुछ दिन होते हैं उसके, राइट, 30-40 दिन होते हैं उसके, वो जो है वो अंडों को ऐसे रख करके बैठ जाती है पैरों से, उनको हीट पहुंचाती है कंटिन्यूसली, उसको सेंतना बोलते हैं, राइट। आप उसमें 2 अंडे बत्तख के मिला दो, राइट, वो भी सेंतेगी, राइट। दिन भर उसको जो है वो खुट 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 करती रहेगी, पलटेगी, हीट जिधर ज़्यादा हो गई तो उसको ज़मीन की तरफ कर देगी, ऐसा करके करती रहेगी, राइट। जिस वक्त अंडे में से वो बच्चे निकलने वाले हों तो उस वक्त आप एक छोटा सा पॉन्ड बना के वहीं रख दो, थोड़ा सा दूर पे वहीं रख दो, राइट। अभी वो बच्चे निकले ही हैं बाहर सारे, ठीक है, 4 मुर्गी के बच्चे हैं फॉर एग्जांपल और 2 बत्तख के बच्चे हैं, राइट। पानी देखते ही बत्तख के बच्चे पानी की तरफ भागेंगे, अभी किसी ने नहीं सिखाया उन्हें कुछ, और मुर्गी के चारों बच्चे बाहर भागेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स उनको किसी ने नहीं सिखाया। इंसान का बच्चा ऐसे बिहेव नहीं करता, नहीं, वो धड़ाम से उसके अंदर गिर जाएगा, वो गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं, लेकिन उसको पता नहीं है ये है क्या। लेकिन बत्तख के बच्चे को 100% पता है कि ये क्या चीज़ है, मुर्गी के बच्चे को भी 100% पता है कि ये क्या चीज़ है, मीन्स उसके लिए नहीं है तो वो उससे भागेगा, राइट। ये इंसान और जानवर में ये फ़र्क है, लेकिन साथ में ये भी फ़र्क है कि जैसे जैसे इंसान डेवलप होता रहता है, उम्र में बढ़ता रहता है, वैसे ही वो इतनी सारी चीज़ें बाहर से सीखता है, सब बाहर से सीखता है, इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है कि फिर वो ऑनलाइन मोड पे क्लासेस भी करता है, प्रोजेक्टर भी चलाता है, वो मार्स पे भी जाता है, वो चांद पे भी जाने की कोशिश करता है, वो रॉकेट्स भी बनाता है, एटम बम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी बनाता है, और दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज़, वो एनाटॉमी भी पढ़ता है बैठ करके। नहीं, मुर्गी का बच्चा एनाटॉमी कभी नहीं पढ़ा, 10,000 साल में तो पढ़ा नहीं उसने, है नहीं, और सुबह दौड़ता भी है वो। ओके फाइन, तो हमारी ये सारी चीज़ ये देखना भी हमारा जो है ये इनवॉलेंटरीली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको काम कर रहा है, लेकिन ये भी एक स्किल है जिसको मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि सिर्फ देखिए मत, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्वेशन ये एक स्किल है कि क्या देखना है, किस टाइम पे क्या चीज़ देखनी है और किस टाइम पे क्या चीज़ नहीं देखनी है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आमतौर से हमको आपको किसी भी मीन्स स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमको और आपको कहीं सिखाई नहीं जाती कि देखना क्या चीज़ है, राइट। आपको क्या लगता है, स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत सारे हैं, कपिल शर्मा सर भी हैं, अच्छा, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, लेकिन वो कपिल शर्मा सर जैसे नहीं बन पा रहे, इज़न्ट इट? अच्छा, चाह रहे हैं बनना लेकिन नहीं बन पा रहे, क्या फ़र्क है दोनों में? कोई तो फ़र्क है, पहले तो ये फैक्ट माने कि हाँ कोई तो फ़र्क होगा, राइट। मुझे जो फ़र्क लगता है वो ये कि मीन्स जनरल लाइफ से रिलेटेड, जनरल सेंटेंसेस के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं जो कपिल शर्मा सर को दिखाई दे जाती हैं, दूसरों को दिखाई नहीं देती, बस इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। आप गौर से सुनो उनको, मैंने बहुत मीन्स 36 घंटे लगाए अपने जीवन के,
ये फ़र्क पता करने के लिए, हाँ ये भी पागलपन है भाई, क्यों है भाई, वो एक इंसान ऐसा है, तो ये रिसर्च का टॉपिक है ना भाई, एक इंसान ऐसा है और दूसरे भी वैसे ही कोशिश कर रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर रहे होंगे, तो फिर वो क्यों नहीं है वैसे। तो मुझे जो फ़र्क नज़र आया वो ये कि उसको छोटी छोटी बातें, चलने के अंदाज, ज़रा ज़रा से, मीन्स आपको कहीं कोई चीज़ नहीं दिख रही है लेकिन वो कपिल शर्मा सर को दिख गई, और बस उसी पे। अच्छा, इंसान हंसता कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साइकोलॉजी वो इस्तेमाल करता है। जो कोरिलेट कर सको और अनएक्सपेक्टेड हो, उस पे हंसी आती है। आपको कोई आप अपने को गुदगुदी करके देखो जरा, लिटरली कभी नहीं आएगी आपको हंसी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको पता है अब ये हाथ कहां जाने वाला है, अभी आपको पता है ये हाथ यहां जाने वाला है, तो कभी नहीं आएगी। और यही वो बराबर वाली, अभी इकरा छू दे उसको, अभी हाँ चीख पड़ेगी, राइट। तो किसी किसी को नहीं होती, बेशरम होते हैं वो जिनको नहीं होती। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमको जो है वो मीन्स हंसी आती किस बात के ऊपर, जो हम को रिलेट कर पाए अपने लाइफ से, नंबर 1, और अनएक्सपेक्टेड सी हो, है नहीं। जैसे आपको याद होगा उस वाली क्लास में मैं वो कुछ बात कर रहा था आपसे, है नहीं, और एकदम से जो है वो मैं हंस पड़ा, तो आप लोग जितनी ज़ोर से उस वक्त दिल से हंसे थे अभी तक नहीं हंसे हो वैसा, राइट। क्योंकि वो मीन्स है नॉर्मल सी चीज़ और ऐसे ही हो रहा है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त एट दैट प्रेजेंट मोमेंट वो चीज़ बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी जो मैंने की, उस पर आपको एकदम से हंसी आ गई। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कपिल शर्मा सर जो है वो इस चीज़ के ऊपर, उनको जो है वो मीन्स ऑब्जर्वेशन वाली स्किल, उनका जो ये फ्लोक्यूलो नोड्यूलर मोड जो है, ये लोब जो है, ये बड़ा स्ट्रांग है उनका, और ये बहुत बारीकी से। अच्छा, ये आप भी कर सकते हो, ये सिर्फ उनके कोई नेचुरल टैलेंट नहीं होता। आप चीज़ों को देखो, कोई भी चीज़ XYZ, जैसे मैं चलता हूँ, जैसे भी चलता हूँ, राइट, इसी में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी। आप ध्यान लगाओ फिर अकेले में बैठ के थोड़ा सा, और अपने इस नोड्यूलर लोब को बोलो, है नहीं, कि इसको बताओ क्या है, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, 30-40 घंटे लगेंगे आपके जीवन के बस, और फिर आपको एक स्किल आ जाएगी, लाइफ टाइम एक स्किल आ जाएगी आपको, कि आप जो है वो फिर वो चीज़ें देखने लगोगे जो दूसरों को नहीं दिखाई दे रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। आप मस्ती कर रहे हो, दूसरों को ही बता रहे हो, वो भी मस्ती कर रहे हैं, राइट। ओके, हमारी ये जो स्किल है, ये जो देखने की स्किल है, ये हमारा ये मीन्स जो देखती है, मैं इसकी जनरल साइंस आपको बता रहा हूँ। ये जो हम देखते हैं तो इसकी देखने की एक फील्ड होती है, एक मैदान होता है जिसमें ये देखता है, राइट। तो एक तो ये मीन्स ऐसा होता है, सामने हम देखते हैं, और एक ये वर्टिकल होता है, राइट। हमारी फील्ड हॉरिजेंटल भी होती है, मीन्स हमको यहाँ के तक की दिखाई दे रही है ना सारी चीज़ें, राइट, और हमारी जो है ये वर्टिकल भी होती है, राइट। तो हमारी एक तो ये चीज़ देखने की स्किल जो है वो हमारी 2 लेवल पर है, हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है, राइट। ओके, हॉरिजेंटल देखो आप, हमारी आंखें यहां से यहां तक का देखती हैं, 180 डिग्री। करो आप लोग, कोई अपना हाथ ऐसे करो, खड़े हो जाओ, देखो, नहीं देखो मत, सामने देखो, मुझे देखो या सामने कोई पॉइंट बना लो। क्या आपको हाथ नजर आ रहे हैं अपने? हाँ नजर आ रहा है ना, राइट। अच्छा, इसके अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। इसे हम कहते हैं, ये 180 डिग्री की ये है हमारी फोकल फील्ड, राइट। अच्छा, क्या सच में सब कुछ नजर आ रहा था? नहीं, सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, अब नहीं, नजर तो सब आ रहा था, हम पहचान नहीं पा रहे थे, ब्लर हो रहा था, राइट, जैसे कैमरे में होता है, हमने देखा है ना मूवीज में। ओके, यानी कि आपकी आंखें किसी एक फिक्स पॉइंट पे लगेंगी, तब आप उसको पहचान पाएंगे कि ये क्या चीज है या कौन इंसान है, राइट। इस फील्ड के अंदर पीछे से, इधर से
पीछे से कोई आ गया, आपको दिखाई दे जाएगा कोई आ गया, कौन आ गया मालूम नहीं, आपकी फील्ड में आ गया इसलिए आपको दिखाई दे गया, राइट। अब आप अपनी फोकल फील्ड से, अब आप किसी चीज को गौर से जब देखते हो तो उसे कहते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। मेरा फोकल पॉइंट जब उस चीज पे जाएगा, वो कोई भी चीज हो XYZ, राइट, तब मैं उसको पहचान पाऊंगा कि ये क्या चीज, कौन, राइट। मैं यहां देख रहा हूं तो मुझे इधर का भी दिखाई दे रहा है। अभी तो ब्रेन को मालूम है कि यहाँ पे अल्ताफ साहब बैठे हैं, या ये बैठे हैं, या अहमद साहब बैठे हैं, या ऐसे बैठे, तो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन मुझे फोकल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं एग्जैक्टली फिर जो है वो मेरा वर्मिस जो है वो फिर पूरा ऊपर से नीचे तक सब कैलकुलेट करेगा, टाइमिंग और सीक्वेंसिंग सारी सब करेगा। तो ये हमारी जो है वो फोकल फील्ड है, 180 डिग्री पे हम देखते हैं, राइट। और फोकल फील्ड के अंदर एक फोकल पॉइंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल हम कितना देखते हैं? 180 डिग्री, दैट्स इट। ये इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ही में से बहुत से लोग होंगे कुछ मीन्स जो कपिल शर्मा से भी अच्छे हो, हाँ, इस फील्ड को आप इस्तेमाल करिएगा, राइट। वर्टिकल जो है वो मीन्स मैं सामने देख रहा हूँ तो 50 डिग्री ऊपर तक का भी दिखाई दे रहा है, मुझे प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है, बस मेरे फोकल पॉइंट में नहीं है, राइट। और 70 डिग्री नीचे तक का दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये वर्टिकल जो है वो 50 से 70 जो है ये फील्ड वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल में जो है वो 180 है, ठीक है नहीं, राइट। इतना हमको जो है वो आपको ये चीज हमको दिखाई देती है, राइट। इसे ट्रैकिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग तो हम समझते हैं ना, विजुअल ट्रैकिंग मीन्स आप फॉलो करिए उस चीज को, ट्रैक करिए किसी चीज को, तो उसको विजुअल ट्रैकिंग बोलते हैं। तो हमारा ये सारा काम जो है वो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब का काम है कि वो 50 डिग्री से 70 डिग्री, 180 डिग्री प्लस फोकल पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी एनाटॉमी है, ये उसकी फिजियोलॉजी है, ये काम ऐसे करेगा ये हमारे और आपके साथ, राइट। वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम हमारा कान है नहीं, हमारा इंटरनल जीपीएस जो एग्जैक्टली हमारे जो है वो जिसको हम कहेंगे ना मीन्स, जिसको हम लोग पिछली क्लासेस में भी बात कर रहे थे कि बैलेंस कैसे हम मेंटेन करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे ना प्रोहिबिटरी नर्वस सिस्टम, है नहीं, राइट। तो प्रोहिबिटरी नर्वस सिस्टम भी जब प्रोहिबिटेड हो जाता है नशे वशे की हालत में या किसी दवा के रिएक्शन में, तो जो है वो बैलेंस को भी ऑफ कर देता है, राइट। इस वाले सिस्टम वेस्टिबुलर, ये जो इंटरनल जीपीएस है, इसको भी ऑफ कर देता है, राइट। अभी ये इमेज इस वक्त लाइट की वजह से थोड़ा सा इशू है इसके साथ, राइट। आपको ये बड़ा क्लियर दिखाई देता, ये टोटल जितना भी है, ये बाहर का कान, आउटर ईयर, यहाँ से आवाज़ गई, ये हमारा पर्दा जिसको हम बोलते हैं ना कान का पर्दा फट जाएगा, ऐसा हो जाए, ईयर ड्रम, ये वो चीज़ है, राइट। देन इसके अंदर ये भूल भुलैया हैं, बहुत तुड़ी मुड़ी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल साफ अगर हो जाए अभी तो बिल्कुल तुड़ी मुड़ी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और देन ये एक नर्व गई है जो फिर वो ब्रेन को जाएगी, स्पाइन को जाएगी, राइट, कि क्या सुना, तो वो एनालाइज होगा ना कहीं ब्रेन में किसकी आवाज़ है, राइट। वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर इस नर्व के थ्रू, तो इसे बोलते हैं ये लेबिरिंथ है। लेबिरिंथ मतलब भूल भुलैया, है नहीं दिखाई देगा कि क्या चीज़ किससे जा रही है, किससे मिल रही है, कौन किससे कनेक्शन बनाए हुए, ये अंदर इसकी अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इसकी एनाटॉमी है कान की। इसको बहुत सेफ रहना चाहिए, इसके पास कोई बाहर से कोई चीज़ मीन्स सिवाय आवाज़ के, और वो भी आवाज़ नहीं मैकेनिकल, वैसे नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस आने चाहिए, वो इसका काम है। यहाँ तक ये भेज देगा पैसेज से, और ये ईयर ड्रम जो है कान का पर्दा, ये एक स्पेसिफिक टोन से हिलेगा, ये ट्रेंड हो जाता है, इसकी कंडीशनिंग हो जाती है सुबह दौड़ते दौड़ते, मैं बचपने से दौड़ता है ना आपके साथ ये, राइट। ये इसकी कंडीशनिंग हो जाती है, ये उस पर्टिकुलर अंदाज में हिलना शुरू हो जाता है हर एक आवाज़ के ऊपर। अलग अलग आवाज़ें हैं, दो अलग अलग आवाज़ें,
फॉर एग्जाम्पल मम्मी की आवाज़ अलग है और पापा की आवाज़ अलग है। ये दोनों आवाज़ें मीन्स जैसे ही उसके पास पहुंचेंगी तो ये मम्मी की आवाज़ को जब रिसीव करेगा तो अलग तरीके से हिलेगा, पापा की आवाज़ को रिसीव करेगा तो अलग तरीके से हिलेगा, राइट। और वैसे ही ये मैसेज अंदर भेजेगा, यहाँ कुछ कैलकुलेशन चलेंगे, राइट। और फिर ये अंदर जाएगा मैसेज और फिर जो करना होगा फिर उसके हिसाब से मीन्स जो भी होगा। तो ये इसकी अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। इसलिए कहा जाता है कि मीन्स कान का पर्दा नहीं फटना चाहिए। अगर कान का पर्दा फटा तो मीन्स कान खराब हो जाएगा 100%। कान सेफ आपका है तब जब आपके ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका इंटैक्ट है, ये कान का पर्दा आपका महफूज है, तो ये अंदर लेबिरिंथ आपका मौजूद है पूरा, राइट। ये हमारा वेस्टिबुलर ऑर्गन है। लेकिन अंदर वाली चीजें तो वैसी रहेंगी ना? वैसी रहेंगी, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं है। इसे 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 हिंदी में इसे हिंदी में कहते हैं लोकल्लो बात। हाँ जी, वेस्टिबुलर ऑडिटरी नर्व है, यही ऑडिटरी नर्व है। असल में हमारा जो लेबिरिंथ है ना, वो लेबिरिंथ, इसको आप मान के चलो कि लेबिरिंथ जो है वो सिवाय वाइब्रेशन के कुछ और चीज़ नहीं समझता। अच्छा, वाइब्रेशंस उसको पर्दे से मिल रहा है कि वो पर्दा हिल रहा है ना किसी एक अंदाज में, कोई एक पर्टिकुलर अंदाज है उसका हर वॉइस के ऊपर, राइट। तो वो वाइब्रेशंस रिसीव करेगा। अब वो वाइब्रेशन है ही नहीं, सीधी आवाज़ वहाँ जाएगी। भाई आवाज़ क्या होती है? डिस्टर्बेंस इन एयर। भाई जब ये डिस्टर्बेंस ऐसा होता है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पाते तो आप कहते हो नॉइज़। जब आप टॉलरेट कर लेते हो तो कहते हो वॉइस। बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो तो कहते हो सॉन्ग, इज़न्ट इट? है तो डिस्टर्बेंस ना, सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो डिस्टर्बेंस जो है वो एक मैकेनिकल चीज़ है, राइट। अंदर जो लेबिरिंथ है वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस उसे नहीं चाहिए। अगर मैकेनिकल डिस्टर्बेंस उसको, अच्छा मैकेनिकल डिस्टर्बेंस मिला तो फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस बग़ैर ईयर ड्रम के, बग़ैर कान के पर्दे के आप और मैं रोक नहीं पाएंगे। तो यानी कि पहले 10 मिनट में ख़राब होना ही होना है फिर वो लेबिरिंथ पूरा। लेबिरिंथ ख़राब हो जाएगा। अगर लेबिरिंथ ख़राब होगा तो वहीं पे आपका बैलेंस का छोटा सा वो भी रखा हुआ था, है नहीं, राइट। वो ऑर्गन जो कान के अंदर ही था, बैलेंस का था, जैसे ही वो ख़राब होगा तो आपका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अब आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपका हाथ किस डायरेक्शन में है और पैर किस डायरेक्शन में है। अच्छा, जब किसी इंसान को ये ना पता हो कि उसका हाथ, उसका पैर, उसका सर किस डायरेक्शन में है, कहाँ है, तो उसको आदमी कहता है कि ये पागल हो गया है, ये लड़खड़ा गया, अब ये नशे में आ गया है। तो मीन्स तरह तरह की बातें फिर आदमी करता है। तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए और दूसरे कामों को भी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कान का पर्दा इंटैक्ट रहना चाहिए, ताकि मैकेनिकल वॉइस अंदर ना जाए, वाइब्रेशन सिर्फ अंदर जाएं, डिस्टर्बेंसेस नहीं जाने चाहिए अंदर। सही है, बस इसके लिए हम लोग ये बात कर रहे थे, राइट। हो के देखेंगे यार, फिर बताएंगे जी। राइट, अभी आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, बैलेंस का ऑर्गन है ये। तो कान वाला ऑर्गन था हमारा, अभी जो देख रहे थे हम लोग, है ना। इसी के अंदर जो है वो एक वेस्टिबुलर ऑर्गन है जो हमारे बैलेंस का है, ठीक है नहीं, राइट। उसके अंदर का जो एनाटॉमी है वो इस तरीके की है कुछ। उसकी एनाटॉमी कैसी है? उसकी एनाटॉमी ऐसी है कि इसके पास जो है वो एक सेक्शन है और बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो है वो ऐसे ही बाल हैं जैसे बाल आपके सिर पे हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक है, राइट। ये 7 लाख बाल एक उसमें जो है वो इतने माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पे भी छोटा सा हिस्सा है ना वो, राइट। वो बाल हैं जो वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। वो हिल रही है ना किसी तरीके से हड्डी आपकी,
पर्दा हिल रहा है वो, राइट, वो वाइब्रेशन कुछ क्रिएट कर रहा है, वो ये रिसीव करते हैं, राइट। इनके साथ में आपको यहाँ पर मीन्स अभी इसकी 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स आपको शायद ना दिखाई दे रही हो, वहाँ होता तो आपको दिखाई देती। एक लेयर है इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ फ्लूइड, मैंने आपको बोला था कि मैं याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। वो फ्लूइड जो आपके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, जो हिलता है कंटिन्यूअस, वो क्या होता है, वो इंडोलिम्फ होता है। इसको लिख लीजिए आप, इंडोलिम्फ, ENDOLYMPH, इंडोलिम्फ। ठीक है, ये इंडोलिम्फ फ्लूइड एक दूसरे फ्लूइड से कवर्ड होता है, मतलब फ्लूइड के ऊपर एक और फ्लूइड, पेरिलिम्फ। इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ के ऊपर पेरिलिम्फ, और पेरिलिम्फ के ऊपर एक बहुत हल्की सी मेम्ब्रेन होती है जिसको क्यूप्यूला बोलते हैं, CUPULA, क्यूप्यूला, CUPULA, क्यूप्यूला, राइट। तो बेसिक बैलेंस की बेसिक एनाटॉमी क्या हुई, क्यूप्यूला, कैप्यूला के अंदर पेरिलिम्फ। अब ये जो हमारा कैप्यूला है, ये तो एक बहुत थिन मेम्ब्रेन है कवरिंग पेरिलिम्फ, और फिर पेरिलिम्फ के अंदर इंडोलिम्फ, राइट। यानी कि इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ आर दी 2 फ्लूइड्स which are responsible to maintain our body balance. Endolymph and perilymph covered with cupula membrane. बात यहां तक क्लियर है बिल्कुल? राइट आप जिस वक्त अपने बॉडी को हिलाना शुरू करते हो, खास करके इस सिर को हिलाओगे जैसे ही, राइट, तो ये जो अंदर जो माइक्रोस्कोपिक बाल हैं, राइट, ये जो है वो शिफ्ट होंगे। अच्छा, जैसे ही ये शिफ्ट होंगे तो फौरन जो है वो अंदर का इंडोलिम्फ जो है हल्का सा हिलेगा। जैसे ही इंडोलिम्फ हिलेगा वैसे ही पेरिलिम्फ भी हिलेगा। ठीक है नहीं, राइट। अच्छा, ये हिला, लेकिन ऐसा नहीं हिला कि मीन्स जैसे हिला ऐसे अभी हिला, अंदर हिला मेरे, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक हिला, हिल के कंट्रोल रहा तो मैं डिसबैलेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसे 1 चक्कर लगा लूँ तो शायद नहीं होगा, 2 चक्कर लगा लूँ शायद नहीं होगा, लेकिन अगर 2 चक्कर बहुत स्पीड से लगा लूँ तो शायद एकदम से, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा है ना, वो फ्लूइड भी बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव उसको होना ज़रूरी है, नहीं तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा आपका। अभी बैठे बैठे हम कुर्सी से गिर जाएंगे, खड़े खड़े मैं गिर जाऊंगा, खड़े खड़े मेरे हाथ से चीज़ गिर जाएगी, इज़न्ट इट, राइट। तो ये जो है वो फिर इस तरीके से हिलता है, जैसे दूसरी वाली फिगर में आप देख रहे होंगे, है नी। फिर ये इसका स्ट्रक्चर अभी तो सीधा है, जैसे वो दिए की बत्ती पहले तो सीधी है, अभी हवा चली तो वो हल्की सी हिल गई ऐसे, राइट। तो ये ऐसे ही हिलता है, आपकी बॉडी पोजीशन जैसे जैसे जाएगी तो ये हिलती जाएगी और ये मेंटेन करती जाएगी आपके बैलेंस को, हिल करके बैलेंस करेगी। लेकिन आपका हिलना और इसका हिलना अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना तो आपको चक्कर आने लगेंगे। मीन्स ये तो इधर रह गया और आपकी बॉडी इधर आ गई ना, बॉडी भारी है, लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो आप, तो ये इधर आ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये इधर आ जाए पहले और ये ना आ पाए, क्योंकि ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, छोटी सी, राइट। तो आपको चक्कर सा आने लगेगा। इसी वजह से अगर आपने 8-10 चक्कर किसी को दे दिए, राइट, तो वो उसका ये इंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ और क्यूप्यूला ये पूरा हिल जाता है, ऐसे घूमता है। अच्छा, इसको घूमने में फिर टाइम लगता है। आपने कभी स्टेशन पे सब लोगों ने चाय तो पी है? ओके, कभी आप लोगों ने वहाँ पे जो अंडे बॉयल हो रहे हैं वो आपने कभी देखा है कि
मीन्स कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा आपने कि उसके बॉइल्ड एग्स और अनबॉइल्ड एग्स उसके एक साथ ही रखे होते हैं सब, क्योंकि उसके पास इतनी जगह नहीं है कि वो अलग अलग करके रखेगा। उसने 10 अंडे उठाए फॉर एग्जाम्पल क्रेट में से, 10 अंडे बॉयल किए, राइट, उसी क्रेट में वापस वो 10 अंडे रख देगा। अच्छा, बड़ी अजीब बात है ये। घर में हम लोग कभी करते क्या ऐसी हरकत? कभी नहीं करते। वो करता है, लेकिन रोज कर रहा है, 24 घंटे कर रहा है वो। घर में जगह है इसलिए उसको, वो उसने अपना एक मैनेजरियल स्किल है उसकी एक। ओके फाइन। अब सवाल ये है कि आपने उससे जो है वो 3 उबले हुए अंडे मांगे, अब भूल गया वो। अच्छा, उसने नहीं किए थे, फॉर एग्जाम्पल उसके पार्टनर ने किए थे, उसके बेटे ने किए थे, जिसने भी किए XYZ। अब वो तो चला गया अपना ड्यूटी निभा के, अब उसे मालूम नहीं है इसमें से कौन से अंडे उबले हुए हैं, कौन से कच्चे हैं। अब आपने देखा है कभी वो क्या करता है फिर? हाँ, फिर वो क्या करता है, वो हर अंडे को ऐसे करेगा, ऐसे चला के देखेगा। अच्छा, चला के देखेगा, अगर वो रुक गया ऊपर का शेल और फिर भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, इसका मतलब अनबॉइल्ड है। सर वो फ्लैश से भी देख सकते हैं हम, विद द फोन की फ्लैश से, दैट द एग इज येलो। अच्छा, ओके फाइन। वैसे देखिए, मैंने तो अपनी उनकी बात करी है जो वो कई सौ साल से कर रहे हैं ऐसे, है नहीं, राइट। वो कर क्या रहे हैं, उनका वही इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ उनका जो है वो क्या हो रहा है, चूंकि वो उबला नहीं है तो इंटैक्ट नहीं हुआ, तो वो अंदर से बाहर से शेल तो रुक गया, लेकिन अंदर का वो ऐसे हिल रहा है अभी, इसलिए वो अंडा थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है। द सेम इज ट्रू विद अवर दिस बैलेंस, है नहीं, इंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, कैप्यूला। ये हमको जो है वो थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है इसको। ओके, तो हमारा ये अभी आपको इसमें साफ दिखाई देगा, यहाँ पे इंडोलिम्फ हमारा, देन हमारा पेरिलिम्फ, और ये ऊपर से वाइट मेम्ब्रेन, दैट इज कैप्यूला। ओके फाइन। ये सेरिब्रल फिशर, ये सब आपको मैं दे दूंगा, इसका एक एक काम है वो। हाँ, हम लोगों ने न्यूरॉन जब बात कर रहे थे तो न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जिसके ऊपर माइलिन शीथ ना हो, मीन्स फैटी लेयर ना हो, और जिस पे फैटी लेयर हो, तो उसका रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये बात करी थी हम लोगों ने। तो हम लोगों ने उसमें ये कहा था कि माइलिन शीथ जिसके ऊपर होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है नहीं, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, राइट। हमारे पास ये जो नीचे वाला है, आप देख रहे हो, इसको देख करके मुझे पता क्या याद आता है, आपको क्या याद आ रहा है? इतना हिस्सा देख के ऐसे सींग याद आ रहा है, और किसको क्या याद आ रहा है? शाबाश, निकालो अपनी खोपड़ी में से सारा। हाँ, और निकालो निकालो कुछ और। हाँ, हैं, येलो लीगामेंट नजर आ गया उसको, ओके। और अरे एनॉर्ड, फुलझड़ी आ गई, ओके, फुलझड़ी आ गई, ओके। और हाँ, और पता नहीं आप लोगों ने वो कार्टून देखा है या नहीं देखा, ओगी एंड द कॉकरोच, है ना, वो ओगी एंड द कॉकरोच जैसा कुछ शक्ल सी नजर आती है मुझको इसमें, है नहीं, देखो ऐसी छिला मुर्गा सा रहता है वो। या कार्टून में कोई आदमी जब छिल विल जाता है या क्रिमिनल दिखाना होता है तो ऐसा दिखाते हैं, इजंट इट, है ना। ओके फाइन। तो ये हमारा ऊपर वाला जो है ये माइलिन शीथ है, इसके पास एक न्यूरॉन है, उस पर जो है वो मीन्स कवरिंग, फैटी कवरिंग चढ़ी हुई है, और एक है जो मीन्स हाँ विदाउट वो है, राइट, ओके। अनमाइलिनेटेड, माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड, ये डेंड्राइट्स वगैरह सेम है, सब कुछ सेम है, माइलिन शीथ मिसिंग है एक में, राइट। इनका जो है वो मीन्स कंडक्शन रेट जो है दोनों का जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट। कंडक्शन रेट हमेशा माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा होगा, ये बात हम लोग पहले से जो है वो डिस्कस करते चले आ रहे हैं। ओके फाइन।
मीन्स यहाँ पर इस वक्त नेट की इशू है, नहीं तो मैं आपको ये एग्जैक्टली वो दिखाता। आप इसको खोल के देख लीजिएगा अपने, जब स्लाइड में भेजूंगा, राइट। ये कौन सा न्यूरॉन है? माइलिनेटेड। ये कौन सा है? राइट। दोनों में फायरिंग हुई एक साथ, ये तो दिख रहा है, दोनों में फायरिंग हुई एक साथ, राइट राइट। माइलिनेटेड में देखो कहां पहुंच गया ये, ठीक है। अनमाइलिनेटेड में कहां पहुंचा अभी, ये डिफरेंस है। मींस रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, राइट। शुरू दोनों में एक साथ हुआ, लेकिन रेट ऑफ कंडक्शन कितना तेज है कि ये यहां पहुंच गया, मैसेज यहां आ गया इसका, और इसका मैसेज अभी वहां से निकल के और सिर्फ पे अपना अभी उसके पास ही मौजूद है, चिपका हुआ है उससे। जी जी, किसके पास? इसके पास एक्सन्स नहीं है, इसके पास नहीं है, सिंपल है, न्यूरॉन है ना, खाली है, देखो कुछ नहीं है इसके पास। एक रस्सी तो लटकी हुई है बेचारे के पास, सिर्फ नर्व फाइबर है। तरह तरह के नर्व फाइबर होते हैं, है नहीं। हम लोग तो बहुत बेसिक जो सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं बॉडी में, हम तो उनकी बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो होते हैं वो तो ये से वाले हैं। तभी रेट ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगा हमारा, तभी हमारी बॉडी सर्वाइव भी कर पाएगी। लेकिन ये भी होते हैं जिनके पास कोई चीज नहीं है सिवाय एक, उनके पास ऊपर डेंड्राइट्स हैं, वहां से मैसेज होगा और वो धीरे 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 नीचे पहुंचाएंगे, राइट। इनके पास जो है ये सबसे ज़्यादा हैं, और ये जो है वो आपका रेट ऑफ कंडक्शन इनके पास सबसे ज़्यादा है। मैं तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आपके पास लेकर के आया। आप इसको जो है वो इस वाले उस पर देखिएगा वेबसाइट पे, तो आपको ये लाइव दिखाई देंगे चलते हुए, राइट। तो उस वक्त आपको और ज़्यादा मीन्स विजुअल अट्रैक्शन आपको लगेगा। ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम और आप जानते ही हैं सब लोग, नॉर्मल सी बात है अब हम लोगों के लिए, है नहीं, करते करते, राइट। वाइसरल मीन्स हमारे जितने भी बॉडी अंदर बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे हमारे जो हैं वो हमारा जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको संभाले हुए है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो मीन्स बहुत अच्छे से पहले बात कर चुके हैं। 3 से 5 सेकंड में हमारा हार्ट रेट जो है वो ट्वाइस नॉर्मल हो जाता है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप बगैर आपको जाने मीन्स आप नहीं उसको वो करते, कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। 10 से 15 सेकंड में हमारा आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डबल हो जाता है। ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बगैर आपकी जानकारी के और बगैर आपके अप्रूवल के, आपसे इजाज़त नहीं ले रहा वो किसी चीज़ के लिए, राइट। आपके सर्वाइवल के लिए लेकिन कर रहा है 101% सारे काम, राइट। 10 से 15 सेकंड में जो है वो इतना डिक्रीज भी कर देगा कि आप बेहोश हो जाओगे, आपसे सही से बात भी नहीं होगी। ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही करेगा अगर उसको मिसफायरिंग हो गई तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, यानी कि नर्वस सिस्टम को हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हेल्दी नहीं रह पाया तो वो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके साथ वो क्रिएट कर देगा। जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस, इसके बेसिक वो हैं, राइट। मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, राइट, ये ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। बाकी एक हमारे पास ये सेरिबेलम है जिसकी अभी हमने वर्मिस वगैरह की बात करी है। हमारे पास ये पॉन्स वेरोली है, और ये पॉन्स वेरोली और सेरिबेलम ये सब मिल करके एक हमारा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जनरल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हम लोग पहले जो है सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है नहीं। ये सारी चीज़ें मीन्स हम लोग अपने उस पर बात कर चुके हैं। आप लोग अपने स्लाइड में इसको देख लीजिएगा। मीन्स इसका डिस्कशन जो है वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि ये सिंपल कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मीन्स सोचेंगे, गौर करेंगे तो इसमें हो सकता है बहुत सी स्टोरीज़ बन जाएं, बहुत से गाने वाने बन जाएं, लेकिन अभी कुछ नहीं बन रहा, है नहीं। ये हमारे जो है वो वाइसरल रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्स आर्क हम लोगों ने बात करी थी ना, रिफ्लेक्स आर्क, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं
वो करेंगे, राइट। मैसेज जाता है कहीं पॉइंट ए पे, वो है ना, एनालाइज होता है, और फिर उसके बाद वापस उसके लिए कुछ मैसेज आता है, तो फिर वो अपने हाथ को यहाँ से यहाँ हटाता है, राइट। ये पूरा एक आर्क है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ अपने को भी और आपको भी कि मीन्स टेक्निकली जैसा आर्क होता है वैसा आर्क नहीं जैसा ज्योमेट्री में होता है नहीं। एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में मोर और लेस शेप बिगड़ी हुई होगी उसकी, राइट। तो ये जो है वो ये एक रिफ्लेक्स आर्क है। इस रिफ्लेक्स आर्क के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग पहले जो है वो पढ़ चुके हैं और इसको डिस्कस भी हम लोग कर चुके हैं। ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन और रेड, है नहीं, ये इंटर न्यूरॉन मीन्स 2 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टिविटी बना रहे हैं, राइट। इंटर न्यूरॉन कहते हैं, उनकी अपनी मीन्स कुछ डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं, उस पर भी हम लोग अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फैक्ट्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, राइट। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 तरह का होता है। 2 तरह के जनरल हमको और आपको सबको पता है। मोर देन 99% लोगों को 2 तरह के तो पता है, 1 तरह का नहीं पता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने 2 तरह के जो पता है पहले वो स्ट्रेंथन कर लें, एक बार रिवाइज कर लें। एक तो हमारा सिंपैथेटिक होता है, दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है। इसके ऊपर भी हम लोग जब नर्वस सिस्टम आया था तो डिस्कस कर चुके हैं इस पे, है नहीं, राइट। मीन्स ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा T1 से शुरू होता है। T1 समझते हैं क्या? थोरैसिक 1 से शुरू होता है और L2-3 तक रहता है, यानी कि कंटिन्यूटी में ऐसे रहेगा, ठीक है, ओके फाइन। ये है T1, T1 से ये L2 L3 तक, यहाँ तक जो है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहेगा और यहाँ से इसकी फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे, ठीक है नहीं, राइट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्रेनियल नर्व से मीन्स सिर के पास से यहाँ से निकलेंगी और जो है वो फिर उसके बाद सैक्रल पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट। ये ऊपर जाएंगे और ये सैक्रल पे जाएंगे। बीच में जगह इन्होंने छोड़ी हुई है सिंपैथेटिक के लिए, राइट। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इसका नाम एनाटॉमिस्ट ने इसीलिए रखा है, पैरा मतलब उनके साथ में, जैसे कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, एक होती है मेन मिलिट्री फोर्स, एक होती है पैरामिलिट्री फोर्स, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ में रहती है, ठीक है नहीं, राइट। पैरासिम्पैथेटिक इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये सिंपैथेटिक के साथ में रहता है। सिंपैथेटिक है ना, ये T1 से लेके यहां तक कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये ऊपर है और ये नीचे है और ये सिंपैथेटिक के साथ में लगा हुआ है, इसलिए इसको जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल, ओके फाइन। ये क्रेनियल नर्व्स का है। क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो मीन्स आप देख लीजिएगा कौन कौन पैरासिम्पैथेटिक में आई थी तो कौन कौन सी होती हैं वो, राइट। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ पे आ रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए, इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसको मैंने इसलिए बड़ा रखा हुआ है, ये लिख लीजिए आप अपने साथ, लिखिए अभी इसको। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोर देन 99% लोगों को मालूम है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम नहीं मालूम, राइट। हम लोग थोड़ा सा इंटेरिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, राइट। ये हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, आई डोंट नो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको हार्ट बीट से याद है ना, हार्ट रेट से इंक्रीज करता है, हर चीज को ये तेज भगाता है, एक्सीलरेट करता है हर चीज को, राइट। इसकी वजह से इसका नाम एनाटॉमिस्ट ने दिया है फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम। या तो लड़ो
या भागो, लड़ोगे तो भी तेजी चाहिए हर चीज में, है नहीं, और भागने में भी आपको तेजी चाहिए हर चीज के लिए। तो इसका नाम उन्होंने रखा फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम, राइट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक के उल्टे काम करता है, रोक के रखता है चीजों को, है नहीं, राइट, पैरासिम्पैथेटिक। तो इसका नाम रखा है इन्होंने रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आराम से रहो, आराम से डाइजेस्ट करो, सुकून से। आप खाने को डाइजेस्ट कर नहीं सकते जब तक आपके दिमाग का भी संतुलन बैलेंस में ना आ जाए। मीन्स उथल पुथल मची होगी यहाँ पे, तो आप खाना भी या तो खा नहीं पाओगे, और खाओगे तो फिर गबड़ गबड़ करके खाओगे, और फिर अंदर पेट खराब होगा, राइट। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चीजों को तेज भगाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो चीज तेज चल गई है उसको फिर रोकता है नहीं, क्या क्या उल्टा है? ओके, वेरी गुड। मतलब 2 घंटे में भी आप लोग एक्टिव बैठे हुए हो। ओके, एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहलाता है। एक ब्रेन हमारा क्रेनियम के नीचे है, और एक ब्रेन जो है वो इस ENS के पास है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के पास है। राइट, ये सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहलाता है। सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका, इस एंटेरिक नर्वस सिस्टम का अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहां पर, राइट। मींस कहां होता है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिसको हम लोग गट बोलते हैं, मीन्स हमारी आंतें, हमारा पेट, हमारी आंतें, इनका अपना एक नर्वस सिस्टम है। ये अपने नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। साइंटिस्ट को पता कैसे चला? साइंटिस्ट को ऐसे पता चला कि जब सारी नर्वस मीन्स नर्व्स हर तरह की जब बॉडी से कट गई, किसी भी एक्शन में कट गई या सर्जरी में कट गई, तो उन्होंने देखा लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरी तरह से तब भी काम कर रहा है। मीन्स हाथ भी नहीं हिल पा रहा, मुंह भी नहीं हिल पा रहा, कुछ नहीं हिल रहा इंसान का, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास अपना एक नर्वस सिस्टम अलग है, कहीं कहीं छिपा करके इसने रखा हुआ है, और वो नर्वस सिस्टम इसके पास है, राइट। अभी रिसेंटली इनको मालूम चला कि वो नर्वस सिस्टम है कहाँ, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे है नहीं? हाँ, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है वो, राइट। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 1% वेट के जो हैं वो माइक्रोब्स हमारे अंदर होते हैं। माइक्रोब्स समझते हैं? आप में से बायोलॉजी का कोई हो तो माइक्रोब्स समझता है? माइक्रोब्स मतलब मीन्स जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, है नी, जिसको आप देख नहीं सकते नंगी आंखों से, लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरसेस, लाइक फंजाई, राइट। उसको बोलते हैं माइक्रोबायोटा। लिख लीजिए इसको, माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोटा, BIOTA। माइक्रोब्स अंदर जो हमारे जीवाणु हैं, हमारी बॉडी वेट के 1% गुच्छा पूरा हमारा जो है वो उन्होंने संभाल रखा है अंदर। आपका कोई भी खाना उन माइक्रोब्स के बगैर डाइजेस्ट हो नहीं सकता। वो आपके हर खाने को डाइजेस्ट, चाहे कैसा भी खाना हो, उसको डाइजेस्ट करने में वो आपकी 101% एफर्ट्स लगाते हैं, तब आपका खाना पूरी तरीके से, क्योंकि खाने का मसला सिर्फ डाइजेस्ट होने का नहीं है, ब्रेकडाउन होने का नहीं है, सिर्फ डाइजेस्ट होने का नहीं है, बल्कि उनका फिल्ट्रेशन का भी है। अच्छा, फिल्ट्रेशन का नहीं है सिर्फ सारा मसला, एसिमिलेशन का भी है, मीन्स सेल्स के अंदर चला भी जाए,
यानी कि हर सेल उनको ले भी ले, इस काबिल बन जाए। अच्छा, फिर सिर्फ ऐसा नहीं है एसिमिलेशन का है, बल्कि उनके यूटिलाइजेशन का भी है, सेल के अंदर अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाएं। अच्छा, खाली यूटिलाइज होके क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलनी चाहिए, राइट। ये सारा एक प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये माइक्रोबायोटा के बगैर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। माइक्रोबायोटा अपना सलाइवा, अपना थूक, अपनी क्या क्या चीज़ें वो आपके पूरे खाने में लसड़ पसड़ करके मिलाएंगे, तब जा कर के आपका कुछ जो है वो खाना, आपने जो कुछ भी खाया है वो सारा आपके बदन को, जिसको बोलते हैं ना लगना, कहते हैं ना, अभी वो एक ऐड भी आ रहा है आजकल इंटरनेट पे ना, कि वो खाना की क्वांटिटी मैटर नहीं करती बल्कि क्वालिटी भी, मीन्स लगना बदन को, वो इम्पोर्टेंट करता है। भले ही आप कम खाओ लेकिन बदन को लगना चाहिए, राइट। हमारा जो ये मीन्स गट है, ये जो माइक्रोबायोटा है, अच्छा ये तो आपके खाने को करता है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने आपसे शुरू में कहा था आज क्लास में कि बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें, एक तो वो इंटरेस्टिंग थी आपकी जो देखने की फोकल फील्ड और फोकल पॉइंट था, एक आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो माइक्रोब्स हैं तो इनका भी तो कोई ना कोई खाना होगा ना भाई, जिंदा है तो खाना होगा इनको, या नहीं चाहिए होगा इनको खाना, खाना चाहिए होगा, तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा, नहीं खा लेते होंगे उसमें से, आपकी तरह थोड़ी है लालची है, नहीं कुछ भी खा लिया, किसी का हिस्सा रखा वो भी खा गए। जी बताइए कहाँ से मिलेगा, हमें आज तक किसी घर वाले ने नहीं बताया कि इनका खाना क्या है, राइट। इनका खाना, बहुत गौर से सुनिएगा, वो मिसिंग है हमारे यहाँ। इनका खाना ऐसी कोई भी चीज़ जो कड़वी हो वो है, और हल्दी, और हल्दी, राइट, और कुछ नहीं चाहिए इनको। आप इनको 1/4 चम्मच हल्दी दे दो सुबह में खाली पेट जिस वक्त आप हों, और इनको 1/4 चम्मच, फॉर एग्जांपल मैं चूंकि करता हूं ऐसा इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूं, नीम, पिसा हुआ नीम, राइट। 1/4 चम्मच नीम और 1/4 चम्मच हल्दी आप सुबह जो है वो पानी को गुनगुना करो और उसके साथ पी जाओ। ये मेरी प्रैक्टिस है सालों की, राइट। उसको आप पी जाओ, राइट। 24 घंटे के लिए माइक्रोबायोटा का पेट फुल, टनाटन, मस्त। अब वो आपके लिए खूब काम करेंगे, वरना वो भूखे से रह जाएंगे, मरगिल्ले से होंगे। फिर भाई अब आप उनको हल्दी तो पहुंचा रहे हो खाने में, लेकिन कड़वा तो कोई नहीं खाते आप कुछ, या खाते हो? कड़वा तो हम खाते ही नहीं है, तो आधी डाइट पहुंच रही है, आधी नहीं पहुंच रही उनको। अच्छा, इसलिए बदन को खाना नहीं लग रहा। गेटिंग माई पॉइंट? क्या चीज? हाँ, ब्लैक कॉफी इज गुड, है नहीं? ब्लैक चॉकलेट इज गुड, डार्क चॉकलेट दैट इज गुड, राइट। लेकिन अगर आप उसको क्रूड फॉर्म में खाओ, उनका खाना क्रूड फॉर्म में है, उनको बॉइल्ड खाना नहीं चाहिए। अच्छा, चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं तो वैसी, लेकिन सब ये प्रोसेस्ड है, राइट। आप क्रूड हल्दी और क्रूड नीम आप इनको सुबह में 1/4 चम्मच दे दो, बस बेहतरीन ट्रीट हो गई उनकी, है ना। ट्रीट लेते हैं हम लोग, वो आप उनको ट्रीट दे दो, 24 घंटे वो आपको ट्रीट देंगे फिर, राइट। तो आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम आपका जो है वो माइक्रोबायोटा है, और ये सेकंड ब्रेन है भाई, उनका भी अपना ब्रेन है ना, और वो ब्रेन जो है वो टोटल सारा आपका। अच्छा, ऐसा कहा जाता है, जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं बड़े लेवल पे, वो कहते हैं कि किसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम सही कर दो इंसान का, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम सही कर दो, मोर देन 95% मेडिकल फील्ड बंद हो जाएगी। ये सारा ऊबड़ खाबड़ जितना भी मसला चल रहा है, ये सारा खाने का चल रहा है। खाने पे फिर हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी आप इस बात का ध्यान रख लो कि माइक्रोबायोटा को अपने अच्छा कर लो आप लोग। अच्छा, इसीलिए भारतीय संस्कृति में बहुत पुराने ज़माने में, आपको याद होगा, और बल्कि उसका तो नाम भी लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति है क्या? है नहीं, कपाल कहते हैं इसको, क्रेनियम का ये सामने वाला हिस्सा, अच्छा जो मेन हिस्सा होता है फ्रंटल लोब, राइट। और भाती आपका
मीन्स भट्टी की तरह धौंकाना। अरे अच्छा, इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन, ये अब हमको समझ में आया कि इसका कनेक्शन मीन्स ये सेकंड ब्रेन, ये तो है आपके पास फर्स्ट ब्रेन और ये आपका सेकंड ब्रेन, दैट इज कपालभाति। और कपालभाति के बारे में मीन्स ये कहा जाता है, ये सिंस टाइम इमेमोरियल ये कहा जाता है कि ये रामबाण है सारी चीज़ों का, कपालभाति, इजंट इट? कपालभाति इज ए रामबाण। अच्छा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, कि सेकंड ब्रेन हमारा जो है ये ब्रेन गट एक्सेस है। तो हमारा ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है नहीं? राइट, थैंक यू वेरी मच।